अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी के नाम से। ठीक है, उसका फर्स्ट जो लेक्चर है हमारे पास वो हम उसमें बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और साथ में हम उसकी इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास। बायो हम यूज़ कर लेते हैं लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और जो डाइवर्सिटी का वर्ड है बच्चों, ये एक्चुअल में हमारे पास वैरायटी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी देखें, जैसे आप बाहर से कुछ लेने जाते हैं, आपको बहुत सी चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाती हैं। तो इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बहुत ज़्यादा वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है। एक सिंपल साइंटिस्ट का आइडिया है कि हमारे पास टोटल कोई 10 मिलियन के करीब स्पीशीज मौजूद हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ये उनका एक एस्टीमेट है कि 10 मिलियन के करीब स्पीशीज मौजूद हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह सभी की। लेकिन उन सभी के बारे में साइंटिस्ट को आइडिया नहीं है, उनके बारे में डाटा इकट्ठा नहीं किया हुआ, हम उनके बारे में इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं। जस्ट उनमें से उसका समझने को 20% हमें पता है। 2 मिलियन के करीब स्पीशीज ऐसी हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटीज़ हैं उसको हम बोलते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो है वैरायटी बिटवीन स्पीशीज, और दूसरा है वैरायटी विद इन स्पीशीज। ठीक है, दो तरह से वैरायटीज़ हम इसमें स्टडी करते हैं। एक हम कहते हैं कि देखें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मौजूद हैं ना हमारे पास। हम ये बोल देते हैं कि देखें एनिमल्स अलग हैं, प्लांट्स अलग हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास अलग मौजूद हैं। फिर हम ये बोल देते हैं कि देखें एनिमल्स में कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं। कैट्स अलग होती हैं, डॉग्स अलग स्पीशीज़ मौजूद हैं हमारे पास, काउज अलग स्पीशीज़ हैं, टाइगर्स हैं हमारे पास, लाइन्स हैं, ये सारी अलग अलग स्पीशीज़ मौजूद हैं एनिमल्स की। ठीक है, ये अलग हम इसको बोलते हैं वैरायटी बिटवीन द स्पीशीज़। देखिए अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा वैरायटी पैदा कर दी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ की बात की जा रही है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स अलग हैं, फिर एनिमल्स के अंदर भी जो उनकी स्पीशीज़ मौजूद हैं वो भी एक दूसरे से अलग होती हैं। इसको हम बोल देते हैं कि ये नंबर ऑफ वैरायटी हमारे पास स्पीशीज़ हैं, इसको वैरायटी बिटवीन स्पीशीज़ बोल देते हैं हम। ठीक है, फिर वैरायटी विद इन स्पीशीज भी मौजूद होती है। देखिए आप लोगों को क्या ख्याल है कि हमारे पास जो डॉग्स हैं क्या वो सारे एक ही जैसे हैं? सारे डॉग एक जैसे तो नहीं होते। अब डॉग और कैट देखें, अब उनके अंदर भी कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं। डॉग के अंदर कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, अबाउट 400 डिफरेंट टाइप के हमारे पास डॉग्स मौजूद हैं ऑल ओवर द अर्थ। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं, उनके अंदर वैरायटी भी उतनी ही ज़्यादा मौजूद होती है। तो ये सारी जो वैरायटी की हम डिस्कशन करते हैं वो एक्चुअल में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं। बायोडाइवर्सिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो भी कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, उनको हम देख लेते हैं कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जी। वो फैक्टर्स हमारे पास क्लाइमेट होगा, वो वहाँ की सॉइल हो सकती है, वो वहाँ का एल्टीट्यूड हो सकता है। ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से भी बायोडाइवर्सिटी बच्चों वेरी करती है। दुनिया के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो क्लाइमेट है वो भी डिफरेंट है। देखें हमारे एरिया का जो टेम्परेचर है, क्या पोलर एरियाज़ का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है? ऐसा तो नहीं है। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। कभी मौसम नॉर्मल हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, ये चेंजेस आते रहते हैं। अब पोलर रीजन है, वहाँ पे सारा साल सर्दी रहती है। तो किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट होता है ना, वो हमें बता देता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, वहाँ पे कितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, ये चीज़ हमें वो बता रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो पोलर रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी,
तो वहाँ पे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है। बहुत कम प्लांट्स होंगे जो सर्दी में सर्वाइव करेंगे। तो जब प्लांट्स कम होंगे वहाँ पे एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे जो उन प्लांट्स को खाने वाले होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ प्लांट्स कितने ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो इसी वजह से इस एरिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पोलर एरियाज़ के अंदर। तो किसी भी जगह का क्लाइमेट होता है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है उसकी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी, ठीक है। कि बायोडाइवर्सिटी अगर क्लाइमेट अच्छा है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स ज़्यादा अमाउंट में होंगे। लेकिन अगर वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि जो बियरेबल नहीं है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी कम होगी। सोयल है, सोयल फिर वही बात, डेजर्ट है, डेजर्ट में प्लांट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे इतने ज़्यादा प्लांट्स। जब प्लांट्स कम होंगे तो वहाँ पर एनिमल्स भी कम होंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन हमारे एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रास है, हम उनके लिए चारा भी ले जाते हैं एनिमल्स को, उनको खाने के लिए बहुत ज़्यादा घास मिल जाती है, ठीक है, प्लांट्स मिल जाते हैं। एल्टीट्यूड होता है जी, ये हमारे पास देखें ये रॉकी एरियाज़ वगैरह जो होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, क्या वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मौजूद होगी जितनी कि हमारे एरियाज़ में होती है? ऐसा नहीं है, वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी बहुत कम होगी, हमारे ट्रॉपिकल रीजन में जो होगी ना वो ज़्यादा होती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। इन्हीं की बेस पे हम एज्यूम करते हैं कि उस एरिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, एनिमल्स और प्लांट्स ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस आ जाती है कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या हो सकती है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प कर ली है। सबसे जो फर्स्ट इसमें है वो तो ये है कि इकोसिस्टम जो है ना हमारा, उस इकोसिस्टम को स्टेबल करके रखा हुआ है इसने। तो फर्स्ट तो पॉइंट हमें ये मिल जाता है, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी है, ठीक है। किसी भी एरिया का जो इकोसिस्टम है वो बायोडाइवर्सिटी ने स्टेबल करके रखा होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आपकी बुक में लिखा होगा, कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल की बात की हुई है उन्होंने। कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल, देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट है कार्बन की और एक स्पेसिफिक अमाउंट है नाइट्रोजन की। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उस अमाउंट को, उसको बैलेंस रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन 78% है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन 78%, उसका जो बैलेंस है वो हमेशा 78% ही रहता है, उसको कभी भी बैलेंस को ख़राब नहीं होने देती बायोडाइवर्सिटी। कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो लेवल है वो 0.03% है हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसी में कार्बन भी मौजूद है। अब उसको भी बैलेंस करने के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है, ठीक है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ भी कर लेते हैं, तो कार्बन को भी तो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ह्यूमंस हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से इकोसिस्टम को प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया होता है, मिल के, यानी कि सारी बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, इकोसिस्टम को स्टेबल करने में हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट रेगुलेट करने में भी बायोडाइवर्सिटी हमारी हेल्प करती है। क्लाइमेट रेगुलेशन, ठीक है, मैंने अभी बताया था कि किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट होता है उसी को ही देख के हम ये एज्यूम करते हैं कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कितनी अमाउंट में हो सकती है, वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स कितने हो सकते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में क्या करती है, क्लाइमेट को भी रेगुलेट करके रखती है, ठीक है। क्लाइमेट रेगुलेशन में मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स हैं हमारे पास वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना। लेकिन जो एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और वो फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। एनिमल्स इसी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। अब इनका हमने बैलेंस किस तरह से मेंटेन यानी कि बायोडाइवर्सिटी करती है कि अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है। अगर हीट ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग आजकल आपको पता है कितनी ज़्यादा हो चुकी है, ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जो कि अभी बैलेंस ख़राब हो चुका है। बायोडाइवर्सिटी में बैलेंस ख़राब होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो सिंपली हीट जो है वो ज़्यादा ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है।
इस तरह से ना क्लाइमेट की रेगुलेशन भी करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो है। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों बायोडाइवर्सिटी में आ रहे होते हैं, तो एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी ही क्लाइमेट को रेगुलेट कर रही होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि नेचुरल रिसोर्सेज भी हमें, बायोडाइवर्सिटी हमें बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रही होती है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। आप देखें कि सिंपल आपके पास कितनी ज़्यादा वैरायटी में आपको मेडिसिन्स मिल जाती हैं, आपको इसके अलावा मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। उससे फूड मिल जाता है, आपको फ्यूल मिल रहा है, ये सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी हमें देती है। आप सोच रहे होंगे कैसे सर, फ्यूल हमें कैसे बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है, हमें फूड कैसे बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है, हमें मेडिसिन बायोडाइवर्सिटी कैसे प्रोवाइड कर रही होती है, हमें मटेरियल कैसे प्रोवाइड करती है। देखिए प्लांट्स किस में आते हैं, बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, 90% मेडिसिन प्लांट से मिलती हैं हमें, ठीक है। फूड आप देख लें, हम बहुत से ऐसे फूड है जो हम प्लांट से ले रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स को खा रहे हैं, एनिमल्स भी तो बायोडाइवर्सिटी में आते हैं ना। तो एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारा हमें नेचुरल रिसोर्सेज फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। मटेरियल की अगर बात करें, देखिए घरों में फर्नीचर वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लकड़ी की यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा बायोडाइवर्सिटी से हमें मिला हुआ है ना। फ्यूल की बात करें, फ्यूल हमें जितना भी मिल रहा है ये सारे का सारा हमें फॉसल फ्यूल से मिलता है, जो कि डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं उनसे बनता है वो। तो एनिमल्स और प्लांट्स भी तो किस में आ रहे हैं, वो बायोडाइवर्सिटी में आ रहे हैं। तो फ्यूल, फूड, मेडिसिन और मटेरियल, ये सब कुछ हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा है, हमें इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है भाई। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इकोनॉमिकल का वर्ड जहाँ पे आता है हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। अब देखें एनिमल्स और प्लांट्स को यूज़ करके हमें लॉस और प्रॉफिट क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है कि हमें बहुत सा एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर का सारा फील्ड बायोडाइवर्सिटी में आता है ना, सारे प्लांट्स उसमें होते हैं, बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो हम प्लांट्स की सेल करके प्रॉफिट ले रहे होते हैं, वीट को सेल करते हैं, राइस को सेल करते हैं, कॉटन को सेल करते हैं, ये सारा क्या है, ये प्रॉफिट और लॉस है। तो ये सभी बायोडाइवर्सिटी में आ रहा होता है। इसके अलावा इन्हीं से बनी हुई मेडिसिन्स को भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल्स हम जिनको बोलते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की बनी हुई सारी मेडिसिन्स भी हम यूज़ करते हैं, वो भी सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी में आ रही होती है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल जो इम्पोर्टेंस है एक्चुअल में, इसमें टूरिज़्म भी आ जाता है, ठीक है। जो टूरिस्ट आते हैं एक्चुअल में क्या, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें ही इन्हीं को विजिट करते हैं, ठीक है। किसी फॉरेस्ट में जाएंगे, किसी जू में जाएंगे, वहाँ पे सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।